नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं आपके साथ दीपक चौरसिया और आप देख रहे हैं युद्ध भूमि। मिडिल ईस्ट की धरती से उठती लपटें अब ये गवाही दे रही हैं कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा ये महायुद्ध अब थमने वाला नहीं है। महायुद्ध से जो हालात पनप रहे हैं उनमें अब कोई दो राय नहीं बची। ये जंग लंबी खिंचेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की तरफ से ईरान के B1 हाईवे ब्रिज को निशाना बनाना, जिसके बाद से ईरान के तेवर बेहद तल्ख हो चुके हैं। ईरान ने न केवल पलटवार किया है बल्कि अमेरिकी वायुसेना के लिए इसे एक काला दिन बना दिया है। अमेरिका का एक फाइटर जेट मार गिराया गया है और लापता पायलट को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के उस 48 घंटे के सीज फायर ऑफर को भी ठुकरा दिया है जो कल ही एक तीसरे देश के जरिए तेहरान पहुंचाया गया था। इसके अलावा एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में देश के रक्षा बजट में ऐतिहासिक इजाफे का प्रस्ताव पेश किया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी संसद से $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट की मांग की है, जो अमेरिकी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य खर्च है। उधर रणनीतिक तौर से अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सस्पेंस गहरा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान से यू टर्न लेते हुए अब कहा है कि वो हॉर्मुज को कुछ ही समय में खोल सकते हैं, जबकि 2 दिन पहले तक उनका रुख बिल्कुल अलग था। तो सवाल ये भी है कि क्या अब शांति की मेज सजेगी? अगले हफ्ते नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट और ट्रंप की मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या नाटो इस युद्ध की दिशा बदलेगा? अगले 1 घंटे तक विशेषज्ञों के साथ समझेंगे हर समीकरण और देखेंगे महायुद्ध की हर सटीक अपडेट। सिर्फ युद्ध भूमि में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि युद्ध की हर हलचल पर है हमारी पैनी नजर। मिडिल ईस्ट की धरती पर महायुद्ध का आज 36वां दिन है और जंग की यह आग बुझने की बजाय और भड़कती जा रही है। वार और पलटवार का ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है जिससे पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है। एक तरफ ईरान पर इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने वो कर दिखाया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी वायुसेना के लिए आज का दिन काला दिन साबित हुआ है। ईरान ने आसमान में अमेरिका के गुरूर को मिट्टी में मिलाते हुए उसका फाइटर जेट मार गिराया है। खबर है कि अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए ईरान का सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। युद्ध सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं, ईरान ने इजराइल के दिल यानी तेल अवीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वहां भारी तबाही हुई है। वहीं लेबनान की सरहद पर भी मौत का तांडव जारी है। इजरायली हवाई हमले में 4 लोगों की जान चली गई है, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों पर मिसाइल की बारिश शुरू कर दी है। हाइफा का आसमान सिर्फ और सिर्फ मिसाइल की रोशनी से पटा पड़ा है। इधर मोर्चे पर जंग जारी है तो उधर ईरान के नेका शहर की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग सड़कों पर उतरकर तो देखिए क्या कुछ हुआ है आज के बड़े अपडेट्स ग्राफिक्स के जरिए अब आप समझिए। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच आर पार की लड़ाई हो रही है, लड़ाई दिख रही है। अमेरिकी वायुसेना के लिए काला दिन है। काला दिन क्यों है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि ईरान ने मार गिराया है अमेरिका का फाइटर जेट। ये देखिए, इसको आप समझिए कि काला दिन क्यों है। पायलट के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जी हां, तेल अवीव पर ईरान ने क्लस्टर बम दागे हैं। पायलट के लिए एक तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तेल अवीव पर ईरान ने क्लस्टर बम दागे हैं। लगातार क्लस्टर बम से ईरान अटैक्स कर रहा है। इजरायली हवाई हमले में 4 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इजराइल के कब्जे वाले इलाकों पर हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने ठुकराया अमेरिका का 48 घंटे का शांति प्रस्ताव। इसके अलावा तीसरे देश के जरिए पेशकश मिली थी जिसको कि ईरान ने ठुकरा दिया है। इसके अलावा और क्या कुछ बड़े अपडेट्स है वो आपको बताते हैं। हॉर्मुज पर ट्रंप का यू टर्न, कैसे, क्या उन्होंने ऐसा कहा कि हम कह रहे हैं कि यू टर्न ले लिया है ट्रंप ने, उसको भी आपको बताएंगे। थोड़े समय में आराम से खोल सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये कह रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान में नेका शहर की सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं। IRGC और आर्म फोर्स के समर्थन में इन लोगों ने नारेबाजी की है। ये तमाम कुल अपडेट्स 36वां दिन और कुल मिलाकर अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं।
दीपक जी देखिए 36वां दिन है और शांति प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है ईरान ने, और कुल मिलाकर 2 बड़े अटैक्स F-15 को मार गिराया ईरान ने। ये दिखाता है कि वो जो सरप्राइज फैक्टर है और जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट कह रही थी कि अभी भी 50% जो कह सकते हैं कि पावर है ईरान के पास वो बचा हुआ है, वो उसके रिटेलिएशन में साफ तौर पर नजर आ रहा है। मिसाइलें बची हुई है, ड्रोन बचे हुए हैं, और ये बताता है कि ईरान कितने सालों से इस जंग की तैयारी कर रहा था प्रेरणा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीजफायर प्रस्ताव गया वो ठुकराया अमेरिका ने नहीं है, वो ठुकराया ईरान ने है। इसका मतलब ये है कि उसके पास अभी गोले बचे हैं, बारूद बचे हैं, मिसाइल बची हैं, ड्रोन्स बचे हैं, और लगातार वो तेल अवीव को दहला रहा है। मैं तेल अवीव गया हूं, मैं इजराइल भी गया हूं, फिलिस्तीन भी गया हूं, मैं लगभग पूरे मिडिल ईस्ट का मैंने एज अ जर्नलिस्ट दौरा किया है। तेल अवीव पर इतने खतरनाक हमले मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं जो ईरान कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर मौजूद हैं, मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय धीमान मौजूद हैं, और मेरे साथ ईरान के जो जानकार हैं अशरफ जैदी वो मौजूद है। अशरफ, ये किस देश की तरफ से प्रस्ताव आया था और ईरान ने क्यों इस सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, क्या इसका खुलासा कर पाएंगे आप? जी बिल्कुल चौरासिया जी, देखिए मसला किसी सीज फायर का नहीं है। ईरान ने इस युद्ध की समाप्ति के लिए कुछ शराइत रखे हैं, और जब तक उन शराइत पर अमेरिका और उसका जो अलाई है इसराइल, या उसको कुछ भी कह लीजिए, उसके लिए जो भी है, जब तक वो लोग राजी नहीं हो जाते, वो तैयार नहीं हो जाते, ईरान इस जंग को आधा अधूरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी सीज फायर के मूड में नहीं है, बल्कि इसको आर पार के मूड में है। इस जंग को ईरान इस हालत में पहुंचाना चाहता है कि फिर कोई शक्ति, फिर कोई देश, फिर कोई इसराइल जैसा अमेरिका का जो बहरहाल इत्तेहादी है, ईरान के ऊपर किसी तरीके का हमला ना कर पाए। ईरान कहता है कि इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि फिर अमेरिका और इसराइल हम पे हमला ना करें। इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि फिर दोबारा से जो इस युद्ध और डिफेंड में हमने अमेरिका की जो बेसिस को तबाह किया है, फिर ये रिस्टॉल नहीं होने चाहिए। और फिर हुर्मुज स्ट्रीट के ऊपर जिस तरह का कब्जा अमेरिका ने पिछले कई सालों में, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर जिस तरह की अर्थव्यवस्था अमेरिका ने इस रीजन के ऊपर थोपी है, उस अर्थव्यवस्था हम चाहते हैं। और जब तक अमेरिका और इसराइल इस नई व्यवस्था को कबूल नहीं कर लेते, वो अपनी पुरानी व्यवस्था को नहीं छोड़ देते, हम तब तक इस जंग को जारी रखेंगे। और इस सूरत में, जिस सूरत में ईरान लड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी भी तरीके से कमजोर नजर आ रहा है। ईरान मजबूत, और ईरान का जो अज़्म है, ईरान का जो हौसला है, वो दुनिया देख रही है। मैं समझता हूं जहां तक ईरान के गोले और बारूद का सवाल है, उसकी मिसाइल और उसके डिफेंस की जो उसके वेपन्स है उसका सवाल है, जो मुझे इत्तलात और इंफॉर्मेशन ईरान से मिल रही है वो इस तरह की है कि अभी तक ईरान का सिर्फ 20 से 25% वेपन इस्तेमाल हुआ है। बकिया उसके मिसाइल, और जो खतरनाक मिसाइल हैं, नई नस्ल के मिसाइल हैं, जो बहरहाल मिसाइल के अलावा जो ड्रोन्स हैं, वो दुनिया अब उनका करिश्मा देख रही है कि वो किस तरह की तबाही पूरे रीजन में मचा रहे हैं। उसके मिसाइल किस तरह सटीक अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। और अब जो ये नजारा 2 दिन से हमें देखने को मिला, अलबत्ता जो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर है उसके स्पोक्स पर्सन ने पहले भी दावा किया था, और वो दावा उनका सही था, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके दावे की तस्दीक की बार बार कि हाँ, पहले भी ईरान ने अमेरिका का F-35 गिराया, अब कल भी अमेरिका का F-15 गिराया। एक ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर है उसको ईरान ने कुवैत के धरती के ऊपर निशाना बनाया। और जो हम देख रहे हैं वो एक ऐसा वॉर है जो पहले ईरान के खिलाफ किसी देश ने नहीं लड़ा, किसी शक्ति ने नहीं लड़ा। और ये वॉर मैं समझता हूं अमेरिका की जो सुपरमेसी है, अमेरिका की जो पॉलिसी न्यू कॉलोनियल पॉलिसीज हैं,
उनके खात्मे का सबब बनने जा रहा है और एक नई व्यवस्था दुनिया में कायम होने जा रही है, ठीक है, कि जो हुर्मुज स्ट्रेट से शुरू हो रही है। ठीक है जनरल माथुर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, तब तक ये जंग नहीं रुकेगी जब तक ऐसे हालात ना बन जाएं या ऐसा आश्वासन ना मिल जाए कि कोई भी देश ईरान पर हमला न करे। ईरान अभी आश्वासन चाहता है और आर पार के मूड में है, जैसा कि जैदी साहब बता रहे थे। क्या यह आश्वासन मिलेगा ईरान को? क्या इस तरह का कैटेगोरिकल भरोसा मिलना किसी भी युद्ध विराम प्रस्ताव में संभव है? जय हिंद दीपक, जय हिंद प्रेरणा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई गारंटी मिल भी जाती है तो उस गारंटी को आने वाले समय में आप कायम रख पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। मैं अभी ईरान से भी ये पूछना चाहता हूं कि ये वही ईरान है जिसने 1950 में सबसे पहले मुस्लिम मुल्कों में से सबसे पहले आगे आकर के इजराइल को मान्यता दी थी, और ये उसके कुछ ही सालों बाद 29 साल के बाद उन्होंने कह दिया कि इजराइल को जमीन पर रहने का हक नहीं है, किसी यहूदी को जिंदा रहने का हक नहीं है। तो ये जो गारंटियां हुआ करती हैं ना, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, जो गारंटियां हुआ करती हैं दीपक, वो गारंटीज कुछ कोई उनकी वो कायम रहेंगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आने वाला समय किस प्रकार से बदली होगा, किस प्रकार से तब्दील होगा, वो कोई नहीं कह सकता। जहां तक सवाल आपका है कि ये युद्ध कब तक चलने वाला है, देखिए, अगर जो ईरान ने शर्तें रखी हैं कि अमेरिका अपना सारा बोरिया बिस्तर यहां से गोल करके चला जाए, तो ये मैं आपको गारंटी से देता हूं, जब तक अमेरिका पूरी तरह से तबाह हो, बर्बाद, खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो इस बात को मानने वाले नहीं हैं। आप देखेंगे कि अमेरिका का फाइनली यहां से जाना, दीपक, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि अगर अमेरिका पूरी तरह से मिडिल ईस्ट से चला जाएगा तो उनके ऊपर क्या इकोनॉमिक इंप्लीकेशन असर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि उनके जो पेट्रो डॉलर की ताकत, जो कि उनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है, अगर मैं यो कहूं कि उनका रीढ़ खंभ है, तब भी उसमें मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर ईरान का दबदबा हो जाएगा पूरे क्षेत्र में, उससे वो जो पेट्रो डॉलर की ताकत है उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। आज आप देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पूरे युद्ध का, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊर्जा का परिवहन, एनर्जी का जो मूवमेंट है वो बन गया है, और एनर्जी के मूवमेंट से पूरी दुनिया उससे अफेक्टेड है। पूरा गल्फ कंट्रीज, खास करके वो 4 कंट्रीज जो कि जिनके पास कोई और ओपनिंग नहीं है, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था इंक्लूडिंग देयर फूड सिक्योरिटी, उनकी हर प्रकार की सिक्योरिटी इस चीज की वजह से खतरे में पड़ गई है। तो मेरा ये मानना है कि दोनों को अपनी अपनी शर्तों को टोन डाउन करने की आवश्यकता है दीपक, अनलेस ये अपनी जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं उनको खत्म करें। आपने जिस देश को एक समय वो माना है, उसको मान्यता दी है, उसको जीने का हक दें, उसको वहां रहने दें। तो ये मेरा मानना है कि एक कोई ना कोई सोल्यूशन निकलने की बात है। लेकिन एक सेकंड, एक लाइन, लास्ट लाइन, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब आवश्यकता यह है कि देखिए, अभी कंट्रोल ईरान के पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, क्योंकि वो वहां पर चल रहा है और बाकियों को वो मना कर रहा है। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कॉन्टेस्ट कर देंगे, अगर यहां पर मिलिट्री एक्शन हो जाएगा, तो दोनों तरफ का जब यातायात बंद होगा, तब कंट्रोल ईरान का भी नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है अमेरिका के आने वाले 2-1 दिन में इस प्रकार का कोई कदम उठाने की संभावना है। तो स्ट्रेट और हॉर्मुज को लेकर कोई हमला करेगा, क्योंकि कल ही इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही अपना बयान बदला है। पहले उन्होंने कहा था जिसको जरूरत है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल ले, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका जल्दी ही कोई नया कदम उठाएगा। इस बीच मिडिल ईस्ट के आसमान में अमेरिका की गुरूर को बड़ा झटका और जख्म लगा है। ईरान ने अमेरिकी वायुसेना के फाइटर जेट को मार गिराया है, जिसके बाद से पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने अल जजीरा को इस बात की पुष्टि की है कि इस वक्त पायलटों को बचाने के लिए 2 बड़े सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ऐलान किया है। ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से ये खबर है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि वो कौन से रेस्क्यू ऑपरेशन हैं जो चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिका का काला दिन हम इसे क्यों कह रहे हैं, कौन सी ऑपरेशंस हैं, इसको अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। क्या कुछ खास बातें हैं, आप देखिए। अमेरिका का काला दिन ऑपरेशन 1 क्या कहता है? लापता एयरमैन की तलाश।
दक्षिण पश्चिम ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट गिरा है। ईरान के एयर डिफेंस ने निशाना बनाया है और इसीलिए इसे काला दिन कहा जा रहा है, क्योंकि यह अमेरिका के लिए बड़ी बात है। अल जजीरा के हवाले से अमेरिकी अधिकारियों की पुष्टि हुई है। पायलट को ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू किया जा रहा है। अब हॉर्मुज के पास दूसरा हादसा कौन सा है उसका ब्यौरा आपको बताते हैं। एक तरफ देखिए अमेरिका का काला दिन क्यों कह रहे हैं, जो उसका फाइटर जेट मार गिराया ईरान ने। हॉर्मुज के पास दूसरा हादसा, खाड़ी क्षेत्र हॉर्मुज के पास गिरा A-10 वार्थोग विमान। यह दूसरा हादसा है। दो हादसे जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। विमान में 2 लोग सवार थे, एक को सुरक्षित निकाला गया और आपको बता दें कि दूसरे लापता सदस्य के लिए समंदर में सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। तो कुल ये 2 हादसे, अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की टीमें फिलहाल तैनात कर दी गई है। समंदर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि दूसरे मेंबर को ढूंढा जा सके। रेस्क्यू टीम पर ईरान ने फायरिंग की है। इसको भी आप समझिए कि ईरान कितना तत्पर नजर आ रहा है। एक तरफ देखिए लापता एयरमैन को खोजने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गए थे। ये कुल मिलाकर अब तक अपडेट सामने आ रही है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग कर दी। कुछ इस तरीके से तैयार बैठा ईरान। सर्च ऑपरेशन के दौरान बढ़ा सीधा टकराव का खतरा। कुल मिलाकर ये अपडेट्स हैं। तो देखिए दीपक सर, ये जो ईरान ने अटैक किया, यह दिखा रहा है उसकी प्रिपरेशन को, कितना वो तैयार है और अमेरिका अब उसके जबड़े में फंस गया है और इसलिए वो बार बार अपने स्टेटमेंट्स को बदल भी रहा है। कितना आप मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मुझे लगता है कि पेंटागन और अमेरिकी सेना प्रेरणा जो ये दावा करते थे कि उनके पास सबसे बेहतरीन पायलट्स हैं, सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं, सबसे बेहतर इनोवेशन वो करते हैं, पूरी दुनिया में हथियार बेचते हैं, अगर उनका फाइटर जेट गिरा है और उनके एयरमैन की तलाश हो रही है तो ये उनके लिए बहुत बड़े झटके की बात है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जख्म है और इसीलिए हम सीधे चलते हैं अपने गेस्ट के पास। ब्रिगेडियर साहब, लोग तो कहते थे या जो विश्लेषक थे वो ये दावा कर रहे थे, अमेरिका कह रहा था कि हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, एयरफोर्स उनके पास थी ही नहीं। ये क्या दिखा रहा है? 36वें दिन अगर वो एक एयरक्राफ्ट को मार के गिरा रहे हैं, ये क्या दिखाता है ब्रिगेडियर साहब? दीपक जी, पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं फॉर अ वंडरफुल जर्नलिस्टिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपने और आपके सहयोगी ने अभी दी है। अब यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि आप जिस ब्रिगेडियर साहब से बात कर रहे हैं वो एयर डिफेंस ब्रांच, दैट इज द प्रॉब्लम। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, अगर एक हवाई जहाज गिरता है 35 दिन में, इट मीन्स नथिंग। आप बोल रहे हैं काला दिवस, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। वो विद इम्प्यूनिटी यूज कर रहा है F-18s, F-15s, F-16s, F-35, B-2 बॉम्बर विद इम्प्यूनिटी। एक जहाज गिर जाना इज नॉट एन इशू। यस, अमेरिका के लिए बॉडी बैग्स की प्रॉब्लम है और वो एक इलाका जो है वो इनहैबिटेड इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है। इट्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अमेरिकन ने जाके पाकिस्तान से उसामा बिन लादेन को निकाला था हेलीकॉप्टर से, दैट टू उनकी मिलिट्री एकेडमी के बगल में एक सिविलियन एरिया से। ये तो विल्डर में है, तो क्यों नहीं बचाएंगे वो अपने पायलट को? अगर वो एक पायलट उनका गिर गया वहां पे, उसको बचाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो हड़कंप नहीं बचा है। इट इज पार्ट ऑफ द वॉर। लड़ाई लड़ते हैं तो आपको पता है बॉडी बैग्स आएंगे, कैजुअलिटीज होंगी, लॉसेस होंगे, बट कंपेयर तो करिए, व्हाट हैज ईरान लॉस्ट एंड व्हाट इज अमेरिका लूजिंग। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं आपको बोल रहा कि ये जो एयर डिफेंसेस पे जो ईरान ने गिराए हैं वो कोई अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है, अकॉम्प्लिशमेंट है। हमें ये पता था, आपके किसी पैनलिस्ट ने बोला कि 25% ही उन्होंने अभी तक यूज किए, बाकी संभाल के रखे हैं। मुझे नहीं समझ में आती कि यार 2 देश अगर लड़ रहे हैं और एक देश का खात्मा हुआ रहा, उसके 6000 लोग मारे जा चुके हैं, पता नहीं कितने कर दिए हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी बर्बाद कर रही है, अभी तक उसने हथियार संभाल के रखे हुए हैं फॉर सम लेट यूज। क्या वो मार खाएगा तब यूज करेगा? आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? लेट मी टेल यू इन फ्रंट ऑफ योर, आपके दर्शकों के सामने मैं बताऊं। हाँ, अभी सुनिए, ये जो एयर डिफेंस वेपन्स डिस्ट्रॉयड थे, अब ये कहां से आ रहे हैं? ये एक क्वेश्चन है जो दुनिया के सामने है और इसके कुछ प्रोबेबिलिटीज भी सामने आ रही हैं जो मैं आपके दर्शकों को बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईरान के पास इतने सारे शायद 146 ड्रोन्स कहां से आए? ये थे उनके पास और उन्होंने बल्कि अब यूक्रेन वॉर में रशिया को दिए इम्प्यूनिटी। रशिया हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दिस
शाहिद 146 इन रशिया। अब वो विमान जो है वो शायद वापस आ रहे हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट कवरेज है उसके अंदर भी गैप्स होते हैं। शायद रशिया ने कैस्पियन सी में, हालांकि उनके पोर्ट्स को डिस्ट्रॉय किया है, वहां पे ऑफशोर ट्रांसशिपमेंट करके कुछ वो ड्रोन्स हैं जो शायद 146 ही हैं बट मेड इन रशिया हैं, दे हैव कम। सेकेंडली, एयर डिफेंस इक्विपमेंट कुड बी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस इक्विपमेंट, शायद चाइना दे रहा है उनको, और शायद उनकी अपनी जो रिसर्च एजेंसी है उन्होंने लेजर टेक्निक से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बना लिए हैं। और चाइना कैसे दे रहा है? सी के साथ आ नहीं सकता। सीपेक से या तो उनकी ट्रांसशिपमेंट बलूचिस्तान बॉर्डर से हो रही है, या फिर ग्वादर से व्हाट इज दैट पोर्ट जो भी है ट्रांसशिपमेंट में हो रही है। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट हो सकती है, परंतु ये कहना कि उनके 2 जहाज गिर गए या 3 गिर गए या 4 गिर गए तो वो आगे। हाँ, ट्रंप की बात जो है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता। दैट इज टोटली इलॉजिकल, इनसीक्वेंशियल एंड पॉलिटिकल। वो अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी देख रहे हैं, राइट रॉन्ग नॉट, बट डू नॉट डिस्टर्ब द प्रोफेशनल एक्यूमेन ऑफ अमेरिकन आर्मी। एंड सेम यहाँ पे ईरानियंस भी बोलता हूँ, इवन जहां तक IRGC की बात है, अभी तक जो उनके स्पोक्स पर्सन आते हैं, जो उनकी विजुअलिटी है, एक मेजर जनरल को आज देखा है, उनके 12 टॉप कमांडर्स हमें सबको कंफर्म ना मारे जा चुके हैं। बाकी जो डिसजॉइंटेड ग्रुप्स में वो फंक्शन कर रहे हैं ऑन दैट मोज़ेक लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट, इसकी उन्होंने तैयारी की थी, वो कर्नल लेवल पे हैं। उनका आपस में तालमेल कोई नहीं है, स्पेशली जब उन्होंने पेजिश्कियां और अरागची और उनके जो अब्राहम बागी हैं, जो उनके डेप्टी फॉरन, उनको भी साइडलाइन कर दिया है। दे सेड IRGC इज इन कमांड। कमांड फॉर व्हाट? कमांड आप बर्बादी के लिए कमांड में हैं। आपके सिटीजन, निर्दोष आदमी मर रहे हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, कल तक उन्होंने सिर्फ फौजी ठिकाने उठाए थे, आपकी एनर्जी पे अटैक किया था, आज वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा है। तो क्या चाहते हैं आप ईरानियंस? आप बड़ी हेरिटेज सिविलाइजेशन है, यू आर वेरी, आपका DNA बहुत सुपीरियर है। हाउ कैन यू नॉट टेक दीज डिसीजंस जब आप देख रहे हैं कि ठीक है आइडियोलॉजिकली ओके, शुरू में गुस्सा भी आता है, शुरू में आप भावनात्मक होते हैं, यू वांट टू शो योर माइट, यू डोंट सरेंडर मीकली, बट आपने शर्तें वो रखी हैं जो मानने लायक ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका की शर्तें मानने लायक हैं, पर यहाँ पे एक वायबल सोल्यूशन मिलता है। और वो वायबल सोल्यूशन क्या है कि अमेरिका, ऑफ कोर्स अमेरिका दगाबाज है, इसमें कोई शक नहीं है। 3 बार उन्होंने टेबल पे धोखा दिया है, मैं उसके बाद उसको डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, परंतु यहाँ पे ईरान को बोलना चाहिए कि ठीक है, वी विल हैव न्यूक्लियर प्रोग्राम ओनली फॉर सिविलियन पर्पसेस, वी विल हैव मिसाइल प्रोग्राम ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस, वी विल डिसमेंटल ऑल प्रॉक्सी ग्रुप्स, हमारी सारी सैंक्शंस को हटाइए, हमें अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करिए, हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट करिए, वी विल गिव यू अ पैसेज थ्रू हॉर्मुज, क्योंकि इस वक्त हॉर्मुज जो है वो ईरान के हाथ में एक बटेर है जिसका वो फुल एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है फॉर एजेस टू कम, क्योंकि जो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कभी भी खुल नहीं सकती विदाउट ईरान की परमिशन के। चाहे ईरान डेसिमेटेड भी हो फिर भी उसके ऊपर कर सकता है। आप कैसे खोलेंगे? काशिफ आइलैंड को आप कैप्चर कर सकते हैं, 100 किलोमीटर प्लस एरिया, और उसके अंदर कहते हैं अंडरग्राउंड सिटी है। उस अंडरग्राउंड सिटी में उनकी पायलटलेस बोट्स हैं लेडेड विद एक्सप्लोसिव्स व्हिच कैन अटैक द एनी मर्चेंट शिप। मर्चेंट शिप इज अ सिटिंग डक इन दैट एरिया फॉर 4 घंटे लगते हैं क्रॉस करने में, और उनका जो मैक्सिमम वेट 29 किलोमीटर बताई जाती है। एक टाइम पे सिर्फ 2 शिप ही क्रॉस कर सकते हैं अगर दोनों तरफ से शिप आ रहे हों। तो ऐसी स्थिति में उसको किसी बोट से मारना ईरान के लिए, या उनके किसी मिसाइल को कहीं से दूर से अटैक करना, या रॉकेट प्रोग्राम के किसी रॉकेट को अटैक करना फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 1000 किलोमीटर, इट इज नॉट डिफिकल्ट। तो ये ईरान इसको करता है, और ईरान को इसको ये लेवरेज है, ईरान को इसको यूज करना चाहिए। प्लस यहाँ पे कोई सेंसिबल आइडिया सोचना चाहिए हाउ टू गेट ऑन टू द टेबल। अमेरिकन रिलायबल नहीं है, ये भी मैं मानता हूं, मगर उनकी जो गर्दन इस वक्त है वो आपके हाथ में है। तो अगर आप उसको गर्दन दबाते रहोगे वो आपको पाउंड करता रहेगा, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी है। आप सोच रहे हो कि गर्दन से मैं उसकी सांस बंद कर दूंगा, सांस बंद नहीं होगी, ठीक है, गर्दन आपके हाथ में है और वो आपको पाउंड करता रहेगा। इसलिए ईरानियन को थोड़ा सा इसके बारे में समझना चाहिए और एक सिचुएशन पे आना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रंप भी अंडर प्रेशर है।
उसके ठीक है ऊपर भी ब्रिगेडियर बहुत साहब, मैं अलग आपको यहाँ ये बता दूं, बहुत लंबा बोल गए आप, 10 मिनट बोल गए लगातार। आप ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम ईरान को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, हम एक निष्पक्ष कवरेज करना चाह रहे हैं, और हमारी कवरेज पूरी तरह से निष्पक्ष है। जो कुछ होता है हमारी समझ के हिसाब से, हमारे जितने भी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी समझ के हिसाब से अपनी कॉपी लिखते हैं, और प्रेरणा और मेरे जैसे एंकर उसको रीड आउट करते हैं। मेरे ख्याल से उससे बहुत ज्यादा निकालना ठीक नहीं था। आपको उसके ऊपर अपनी राय देनी थी तो आप हमको दुरुस्त कर सकते थे, लेकिन आपने, खैर जो भी हुआ, अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करेंगे। तो अशरफ जैदी के पास हम चलेंगे। हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर विजय धीमान जुड़े हुए हैं, और अशरफ जैदी साहब जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब की बात पर अशरफ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैं एक जानकारी तमाम पैनलिस्ट को और खासकर ब्रिगेडियर साहब को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 23 साल बाद दुश्मन ने गिराया है अमेरिका का फाइटर जेट। 23 साल बाद ये फिगर निकलकर सामने आ रहा है रिसर्च में। दूसरी बात, ट्रंप ने यह दावा किया, एक बार नहीं कई बार, कि ईरानी आसमान पर हमारा कब्जा है, हम एयर सुपीरियरिटी ईरान पर बना चुके हैं। ये दावा उनका गलत है, और अब तक जो है ईरान ने अमेरिका के 7 हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अशरफ जैदी क्या बोलना चाहते हैं? ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि क्या शबे बारात के लिए आपने बचा के रखे हैं वो 75% हथियार? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, बहरहाल दोनों ही अफराद जो यहाँ पे मौजूद हैं ये मेरे बुजुर्ग हैं और वॉर की सिचुएशन को बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मुल्क के ऊपर हमला हुआ और इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ जाकर अमेरिका और इसराइल ने गुंडागर्दी की। एक गुंडा हो सकता है कितना भी ताकतवर हो सकता है उसके पास बहुत सारे असले और बहुत सारे डिफेंस के वो सारे तंत्र हों, लेकिन एक कौम जो अपने हौसले और हिम्मत के साथ लड़ रही है वो अपने पूरी ताकत के साथ एक गुंडे को जवाब दे रही है जिसने उसके घर के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, उसकी औरतों के ऊपर हमला किया है, उसकी सवर्निटी के ऊपर हमला हुआ है, उसकी जमीन को कब्जाने की बात हो रही है। अब जब वो मिल्लत, वो कौम, वो पब्लिक अपने पूरे वजूद के साथ वहां लड़ रही है, और हम इसके बजाय कि अमेरिका जैसे इंटरनेशनल कवानीन का उल्लंघन करने वाले शख्स से मुतालबा करें, हम मुतालबा किससे करें? सरेंडर का, उस कौम से जो आज़म और हौसले के साथ खड़ी हुई है। ये निहायत, यानी ये गुलामी की मानसिकता है, ये वो मानसिकता है जो गुलामी की है और जो अमेरिका ने हमें सिखाया है। हम उसको सीखते हुए हम उस व्यवस्था से निकलना ही नहीं चाहते, जबकि ये देश वो देश है, वो महान देश है जिसने खुद अमेरिका जैसी कॉलोनियल पॉलिसीज के खिलाफ कई साल तक, 100 साल से भी ज्यादा जंग लड़ी है और हम जीते हैं, और हमने अपनी सवर्निटी के लिए, अपनी आजादी के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और शहीद भी हैं। आज जब ईरान की कौम और ईरान की मिलिट्री उस गुंडागर्दी के खिलाफ इस क्षेत्र में खड़ी हुई है, तो हम उसकी शहादतों का मजाक बना रहे, हम उसके जनरल इतने मारे, लेकिन तैयार नहीं। अशरफ, माफी के साथ आपको रोकूंगा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जब आपकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी तब हम आपके पास फिर आएंगे। इस बीच मिडिल ईस्ट की इस महाजंग के बीच दुनिया की नजरें जिस एक जगह पर टिकी है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सामरिक और व्यापारिक नजरिए से दुनिया की इस सबसे अहम लाइफलाइन पर अब सस्पेंस और गहरा गया है। वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो ताजा बयान जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिज्ञों को हैरान कर दिया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर बड़ा यू टर्न ले लिया है। महज 2 दिन पहले तक ट्रंप कह रहे थे कि उन्हें हॉर्मुज के बंद होने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब उनके सुर बदल चुके हैं। ट्रंप का ताजा दावा है कि अगर अमेरिका को थोड़ा और समय मिल जाए तो वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बेहद आराम से और बहुत कम समय में खोल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 2 दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि ट्रंप को अपना रुख पलटना पड़ा? क्या ईरान के बढ़ते दबाव और वैश्विक तेल संकट की आहट ने व्हाइट हाउस की चिंता बढ़ा दी है?
जानकार मान रहे हैं कि ट्रंप का यह बयान ईरान के लिए एक सीधा संकेत है कि अमेरिका इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना नियंत्रण खोने वाला नहीं है। आइए वॉल ग्राफिक्स के जरिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है और यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई अमेरिकी सेना को करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं। और ट्रंप का ये नया दावा क्या है, प्रेरणा वो भी बताइए। बिल्कुल, हॉर्मुज़ पर 2 दिन में क्या कुछ ऐसा बदल गया, क्या नया दावा है ट्रंप का, ये आपको बताते हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि क्या नए नए दावे अब ट्रंप करने जा रहे हैं। हॉर्मुज़ पर 2 दिन में बदला राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। अब क्या क्या बयान दे दिए हैं ट्रंप साहब ने, वो भी आपको दिखा देते हैं। थोड़े समय में हम आराम से खोल सकते हैं रास्ता, ये कॉन्फिडेंस है डोनाल्ड ट्रंप का। थोड़ा और समय मांगकर किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है अमेरिका, यह अब बड़ा सवाल है। ग्लोबल संकट की अगर हम बात करें तो हॉर्मुज़ बंद होने से दुनिया भर में तेल की सप्लाई ठप होने का क्या डर अब बढ़ जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो ट्रंप का बड़ा यू टर्न, ये कुल मिलाकर ये तमाम सवाल जो हैं वो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ये जरूरी क्यों है। एक सकरा समुद्री रास्ता जो फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्यों इसका बार बार नाम आता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया के सबसे अहम तेल रूट्स में से एक माना जाता है। इसके अलावा रोजाना लाखों बैरल तेल यहां से गुजरता है, यानी कि डिपेंडेंसी दुनिया की कितनी हो सकती है, दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से सप्लाई होता है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत समेत कई देशों की ऊर्जा सप्लाई पर यहीं से जो है भारत इस पर निर्भर है। ये ईरान और ओमान के बीच स्थित है। और इसके अलावा क्यों ये जरूरी है, युद्ध या ब्लॉकेज होने पर तेल और गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं, जो कि हम देख भी रहे हैं। और इसी वजह से दुनिया की अहम समुद्री लाइफलाइन इसे कहा जाता है। यही इंपॉर्टेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। और दीपक सर देखिए, कुल मिलाकर जो हब कहते हैं, एक फ्लैश पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इससे ना देखिए एक युद्ध और चल रहा है, भूलिए मत, रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी चल रहा है। और कब से चल रहा है, 2022 से चल रहा है। आज 3.5-4 साल के आसपास का वक्त हो गया है। लेकिन क्या उसकी उतनी गर्मी हमको महसूस हुई, उसकी उतनी गर्मी पूरी दुनिया को महसूस हुई? वो युद्ध अभी भी चल रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन इस युद्ध ने 36 दिन के अंदर पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल कर दिया है, क्योंकि सबकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, सबकी ऊर्जा जरूरतें हैं और सबकी ऊर्जा जरूरतों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरा करता है। खास तौर से खाड़ी से जाने वाला जो रास्ता है, जो हमारे जो ग्लोबल साउथ की तरफ जाता है, या अगर हम ऊपर चले जाएं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से, तो वो यूरोप की तरफ जाता है, बाकी देशों की तरफ जाता है और सभी जो है स्टैंड स्टिल पे हैं। मैं सीधे चलता हूं जनरल माथुर के पास। जनरल माथुर, ट्रंप क्यों बदल गए 2 दिन में, क्या बदल गया ऐसा कि ट्रंप कह रहे हैं नहीं मैं खोल दूंगा? दीपक देखिए, ट्रंप क्या कहते हैं, 4 बजे क्या कहते हैं, 6 बजे क्या कहते हैं, 8 बजे क्या कहते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। ये इनके सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं दीपक, मेरा ये मानना है वो तमाम स्टेटमेंट्स एक सोचे समझे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। वो बार बार अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, स्टेटमेंट्स बदलते हैं। उससे 2 उनके उद्देश्य होते हैं। एक तो सामरिक तौर पर जो युद्ध में लोग शामिल हैं उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक असर डाला जा सके, और दूसरा मार्केट्स को कहीं ना कहीं वो नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। उनके बयानों के साथ साथ मार्केट की हरकत होती है, आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बड़े सटोरी है वो, बिजनेसमैन है, उनके अंदर का जो बिजनेसमैन है वो यही करता रहता है कि उसको कुछ बोल दो तो मार्केट गिर जाएगा, तो उनके लोग जाके कुछ खरीद लेंगे, फिर वो बोल दो तो मार्केट फिर चढ़ जाएगा, फिर बेच देंगे। तो मेरे को लगता है कि इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। लेकिन मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि क्या होने वाला है, ये दुनिया के लिए डिजास्टर होगा। क्योंकि देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है, गुंडागिर्दी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये सब परसेप्शन की बात है। लेकिन किसी अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग को इस तरह से अवरुद्ध करना भी सबसे बड़ी गुंडागर्दी है मेरे हिसाब से। ईरान का ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ स्टेट ऑफ ईरान नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब क्योंकि वो वहां पर है, कल को स्टेट ऑफ मलाक्का इंडोनेशिया बंद कर देगा, मलेशिया कोई और बंद कर देगा, आपका जिबूती कहता है मैं रेड सी में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को कोई और स्पेन मना कर देगा।
कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को आप नहीं रोक सकते, और अगर आप रोकेंगे तो मुझे लगता है पूरे विश्व समुदाय को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, जो 1917 पिछले 47 वर्षों में दशकों का इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट ईरान में, वैचारिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर देना। अब हम गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, जितने लोग इस इतने भयंकर युद्ध में नहीं मरे हैं, उससे कहीं ज्यादा, प्लीज, उससे कहीं ज्यादा लोग दिसंबर और जनवरी में इन्होंने अपने खुद के अपने आप मार दिए थे। तो ये इस तरह की बात करना, ये कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। एक बात और प्लीज, एक बात और बताऊं दीपक, और मैं ये बता रहा हूं कि युद्ध जब होते हैं तो युद्धों को जब कंपेयर किया जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक देश पूरी तरह जीतता जाए और दूसरा देश कुछ भी ना करे। अगर 13,000 हमले किए हैं अमेरिका ने और 7 उनके जहाज गिरे हैं, तो मेरे ख्याल से अमेरिका बिल्कुल आउटराइट विनर है। इसी प्रकार से इजराइल ने 11,000 हमले किए हैं, उसका एक भी जहाज अभी तक नहीं गिरा है। वो तीसरी चीज, आज आप बताएं कि ईरान के पास ये क्या कहने को है कि हमने ये कमांडर मार दिया, ये वो मार दिया, वो मार दिया। आज ईरान का खामनेई चले गए, 44 टॉप कमांडर्स चले गए, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री चले गए, उनके नेवल चीफ चले गए, आर्मी चीफ चले गए, IRGC के कमांडर चले गए। तो ये मेरा मानना है कि जब अंत में आप इसका निर्णय देखने का प्रयास करेंगे तो किसको कितना नुकसान हुआ, ये कंपैरेटिव होता है हमेशा। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि दूसरे देश के सामने बिल्कुल बैठ जाएगा कि आप मुझको आकर के मारते रहो। तो ये मतलब होता है कि एयर डिफेंस का, कि जब आप कहते हैं कि मेरा एयर सुपीरियोरिटी है, एयर सुपीरियोरिटी का मतलब ये है कि 90% हमारे जहाज वहां पर जाकर के अपना काम कर सकते हैं। ये नहीं होता एयर सुपीरियोरिटी का मतलब है कि दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बात समझने की है। ठीक है। और शायद मुझे लगता है धीमान साहब यही बात कहने का प्रयास कर रहे थे, तो इसको ये जानने की आवश्यकता है, और दोनों साइड्स को अपनी अपनी डिजायर्ड एंड स्टेट्स को टोन डाउन करना पड़ेगा, अन्यथा इसका कोई अंत नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले 2 दिन में आप देखिएगा दीपक कि अमेरिका इस इलाके को कॉन्टेस्टेड बनाएगा। तब जो अभी वो ईरान कह रहा है ना कि मैंने 2 छोड़ दिए, जहाज 3 छोड़ दिए, वो नहीं कर पाएंगे, वो तब परेशानी ज्यादा होगी। ठीक है। अब सवाल यहाँ पे जयदी साहब ये खड़ा होता है, ईरान कहता है डेड टू अमेरिका, डेड टू इजराइल। वो हमास, हिजबुल्लाह और हुती जो आतंकवादी संगठन है उनको फंड करता है। आप वॉर के अंदर एक समुद्री जलमार्ग जो पूरी दुनिया के लिए है उसको वेपनाइज कर लेते हैं, उसको अपना हथियार बना लेते हैं, उसको आप बंद कर देते हैं। आप अपने ही लोगों को प्रोटेस्ट के अंदर मार देते हैं जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चलती है। ऐसे में ईरान कोई दूध का दूल्हा तो है नहीं ना। हेलो, क्या हुआ जयदी साहब, सवाल नहीं सुना आपने? जी सुन लिया। देखिए, डेड टू अमेरिका, डेड टू इसराइल जब ईरान कहता है तो डेड टू पॉलिसी ऑफ अमेरिका, पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ अमेरिका। अरे लोगों की है, इजराइल की कौन सी कॉलोनियल पॉलिसी है मेरे भाई? इजराइल की कौन सी कॉलोनियल पॉलिसी है? अरे बिल्कुल है, ग्रेटर इसराइल कॉलोनियल पॉलिसी है। ये कौन सा देश है जो इसराइल ने ऐसा छोड़ा हो जिसपे बम्बार्टमेंट न किया हो पिछले 70-80 साल के अंदर? वो कौन सा पड़ोसी देश है जो इसराइल के हमलों से बच सका हो? सब देश ऐसे हैं जो उसके ग्रेटर इसराइल की पॉलिसी के तहत आकर वहां पे रेजिस्टेंस होता है, और जब वो रेजिस्टेंस इजराइल ने सुनिए मैं आपको बता दूं, इजराइल ने आज तक कभी पहले हमला नहीं किया जब तक इजराइल पर हमला नहीं किया गया। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ये एक फैक्ट है। इजराइल ने अपनी जमीन बढ़ाने के लिए या ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए कभी हमला नहीं किया। जब इजराइल पर हमले हुए, जब यहूदियों पर हमले हुए तो उसने पलटवार किया है, और यह भी ईरान पर पलटवार ही है, क्योंकि जो आपने 7 अक्टूबर 2023 को कराया था, हमले की तारीख बड़ी पड़ी, वो तारीख जिसमें हमले कर। माफ कीजिएगा जयदी साहब, आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है, आप थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन आप ठीक कराइए।
प्रेरणा लीजिए, हम शांति के बारे में आज क्या बात कर रहे हैं, फिर ब्रिगेडियर धीमान के पास चलेंगे, वो भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट की धरती पर बारूद बरसते हुए आज 36 दिन बीत चुके हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान, इन 3 देशों के बीच छिड़ी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि चाहे कितनी भी मिसाइलें चल जाएं, अंत में समाधान शांति की टेबल पर ही निकलता है, और इसी टेबल को सजाने की सबसे बड़ी कोशिश अगले हफ्ते होने वाली है। खबर बड़ी है, नाटो चीफ मार्क रूट अगले हफ्ते 8 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं है, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप और नाटो के बीच दरारें साफ नजर आ रही हैं। ट्रंप ने ईरान युद्ध के बीच नाटो को कागजी शेर करार दिया है और यहां तक कह दिया है कि वो इस सैन्य गठबंधन को छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप की नाराजगी की वजह गहरी है। उनका आरोप है कि यूरोपीय सहयोगी देश ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने में मदद मिल रही है और ना ही यूरोपीय देश अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दे रहे हैं। ऐसे में मार्क रूट का मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण है। ट्रंप से मिलने के बाद वो विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से भी चर्चा करेंगे। इस बीच सवाल यह है कि क्या 8 अप्रैल की ये तारीख मिडिल ईस्ट की किस्मत बदल देगी? क्या मार्क रूट ट्रंप को मना पाएंगे या फिर अमेरिका का नाटो से बाहर निकलना इस महायुद्ध की को और भयावह बना देगा? शांति की इस आखिरी उम्मीद और कूटनीति के इस पावर गेम को बारीकी से समझेंगे हमारे विश्लेषकों के साथ। सीधे चलता हूं ब्रिगेडियर धीमान आपके पास। आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू मार्क रूट और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में निकल सकता है? देखिए दीपक जी, पहले माय अपॉलॉजीज, मैंने तो आपको मुबारकबाद दी थी क्योंकि मैं भी IIMC न्यू दिल्ली का ग्रेजुएट हूं, तो मैंने आपको मुबारकबाद दी थी फॉर अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। मैंने कोई बात छोड़िए। एयर सुपीरियॉरिटी माथुर साहब ने आपको क्लैरिफाई कर दिया। तीसरी बात जो मैं इसके पहले कि आपका नेटो वाला क्वेश्चन लूं, ये जो गुंडागर्दी वाली बात हुई है ना, ये आप भूल गए कि हमास, हिजबुल्ला, हूतीज ये किसके आदमी हैं? टेररिज्म कौन फैला रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, ये बात नहीं। एनीवे आई विल नॉट गेट इनटू ऑल दैट, क्योंकि मैं यहाँ जो एज ए एनालिस्ट मैंने दोनों पक्षों का सही आंकलन करना होता है। और मैंने बताया इरानियंस हैव डन अ वंडरफुल जॉब, स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस, ये मैं डे 3 से बोल रहा हूं। और मैंने आपको आज ये भी बताया कि अगर उन्होंने दुश्मन के जहाज गिराए हैं तो कहां से उनके पास कुव्वत आ सकती है। तो ये कुछ बातें थी, इसको हम आगे नहीं लेके जाएंगे। जहां तक मार्क रूट की बात है, देखिए उन्होंने कन्विंस करना है डोनाल्ड ट्रंप को कि आफ्टर ऑल नेटो का चार्टर क्या है? नेटो का चार्टर है अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन दैट, मतलब इज अ डिफेंसिव चार्टर। तो ऑफेंस में तो मतलब ही कोई नहीं बनता। ये तो ट्रंप की गलती है। हाउ इज ही अज्यूमिंग कि वो जो कर रहे हैं कहीं पे वो भी करना चाहिए। और दूसरा, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, अगर ट्रंप की बात में लॉजिक है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, वो वर्ल्ड की सिक्योरिटी के थ्रेट थे, तो ये काम ट्रंप का है क्या? ये ट्रंप काम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मैंडेटेड मल्टीनेशनल फोर्स का, ना कि अमेरिका का। तो ये दादागिरी हम नहीं चलते। ये जो आपके पैनलिस्ट ने कुछ बोला कि वही मानसिकता है हमारी गुलामी की, ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाता है, दिखा रहा है, और उसको अमेरिका को भी दिखा रहा है। जहां पे भारत को कुछ लोगों को लगता है कि सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने इंडिया ने, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि इंडिया को पास, इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि इंडिया ग्रैंड स्टैंडिंग करे। ग्रैंड स्टैंडिंग तो चाइना भी नहीं कर रहा, तो यू एक्सपेक्ट कि इंडिया ग्रैंड स्टैंडिंग करे? नेगेटिव। तो ये बात है। दूसरी बात जो है, ट्रंप का जो आर्गुमेंट है कि जितनी भी मैक्सिमम फंडिंग है नेटो की, वो अमेरिका कर रहा है। और उन्होंने बोला कंट्रीज को, देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी सहयोग करें तो पहले कम से कम आप इसकी फंडिंग तो पूरी करिए, अपनी जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी की है वो पूरी करिए। ऐसा क्यों होना चाहिए कि डिफेंस आपकी है और सारा खर्चा अमेरिका उठाए? वो भी कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो एक दूसरे के मतभेद हैं, ये आए हैं ट्रंप के बाद, आने के बाद। ट्रंप जो कि सोचते हैं एज ए बिजनेसमैन, तो उनको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी और मिलिट्री इज नॉट बिजनेस, इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। और यहाँ पे हम तो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं कि अगर आप मुझे कुछ दे रहे हैं या मुझसे कुछ ले रहे हैं तो मुझे कुछ देंगे भी ना। इट कांट बी वन वे ट्रैफिक। तो उस पॉइंट पे आई थिंक ट्रंप इज राइट। बट आप मार्क रूट जाके उनको क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन का क्या संदेश लेके जाते हैं? अब देखिए इस पूरे मामले में टर्की कुछ नहीं बोल रहा है। टर्की एक अकेला कंट्री है पूरे नाटो में जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है इन नाटो कंट्रीज आफ्टर अमेरिका। बट वो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि उनको पता है कि लॉजिक क्या है। वो भी शायद इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप का जो कितने कुछ 1-1.5 साल बचा है, इसको किसी तरीके से निकालें, शायद थिंग्स वुड गो देयर।
और अमेरिका की अगर पेंटागन की बात करें तो वहां पे भी ये सुर उठ रहे हैं। मैं जैसे आपने देखा 6 जनरल्स को सैक कर दिया गया है, आर्मी चीफ रॉडी जॉर्ज को निकाल दिया है, उसके बाद लेबर सेक्रेटरी आउट, आर्मी सेक्रेटरी आउट, फिर इंटेलिजेंस चीफ कैश पटेल और तुलसी गबार्ड के ऊपर तलवार लटक रही है कि वो भी जाएंगे, क्योंकि शायद वो ट्रंप को बता रहे हैं, ये हेक्सेट को बता रहे हैं कि देखिए आप जो कर रहे हैं ये लॉजिक नहीं है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये ऐसे बनना चाहिए। और ये जो बात है हॉर्मोज की, ये तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज बहुत क्लियर है, तो इसमें ईरान की तरफ से भी कोई नहीं हो सकता। परंतु आज की डेट में जो कोई लड़ाई चल रही है तो मैं कहता हूं कि ईरान के हाथ में ये एक बड़ा जबरदस्त ब्रह्मास्त्र आ चुका है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। मगर अगर ईरान में जरा सी भी सही इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है तो वो इस ब्रह्मास्त्र को अपने फायदे के लिए यूज करेंगे ऑन दी डिप्लोमेटिक टेबल, ना कि अपनी बर्बादी करने के लिए। अगर वो इसको पकड़ के बैठ जाए, अमेरिका पाउंड करता रहेगा, अमेरिका की $36 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसके बाद बहुत सारे हथियार हैं, वो पूरे के पूरे ईरान को मटिया मेट कर देगा। हाँ, उसके पास उसको ऑक्यूपाई करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो करने की जरूरत क्या है? आपके पास लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं, आपके पास एयरफोर्स है, यू कीप डिस्ट्रॉइंग देयर ऑल सिविलियन टारगेट्स, तो क्या बचेगा पीछे? तो ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। तो आप वो करवाना चाहते हैं, और यूक्रेन का एग्जांपल सामने नजर आ रहा है। रशिया आज तक 20% यूक्रेन कैप्चर कर पाया बड़ी मुश्किल से, वो भी क्योंकि वहां के लोग रशिया के फेवर में थे, इसलिए। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, मिलिटरीली करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पर आप अपना नुकसान क्यों करवाना चाहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि एक इस ट्रम्प कार्ड को पकड़िए, ब्रह्मास्त्र को पकड़िए, और शर्तें अपने लेवल पे जो आपके हित में उनको मनाइए, और होल वर्ल्ड विल कम टू अ पीस। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। जनरल साहब, मुझे ये बताइए, अच्छी बात ब्रिगेडियर साहब ने कही है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बातचीत की टेबल पर अपने ट्रम्प कार्ड की तरफ रखना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ईरानियन लीडरशिप में इतनी समझ है कि वो ऐसा कुछ कर पाए? देखिए दीपक, ईरान की जो समझदार लीडरशिप थी वो बची नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, आज ईरान पूरी तरह से IRGC के चंगुल में, ये शब्द मैं प्रयोग में लाऊंगा, अच्छा शब्द नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, चंगुल में है। और ये जो रेडिकलाइज्ड आर्मी माइंड होता है ना, जो वायलेंस ऑफ ए रेडिकल माइंड दीपक, वो बहुत खतरनाक होती है। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि उनके हित में क्या है, उनको इसका पता नहीं है कि दुनिया के हित में क्या है। उनका मकसद कहीं ना कहीं इस चीज से ड्रिवन है कि हमें खमनेई का बदला लेना है, हमें अपने आर्मी चीफ का बदला लेना है, तो वो सब बदले के रिवेंज के उसमें घुसे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक कोई सोचने समझने वाला नॉर्मल माइंड, जो बैलेंस्ड माइंड हो, ईरान में निर्णय लेने वाली परिस्थिति में नहीं आएगा, इस तरह का ये काम चलता रहेगा। ये जो ईरान की ताकत थी, जो हम कह रहे थे कि ये जो इन्होंने डिस्पर्सल वाली टेक्निक बनाई है, मोज़ेक डिफेंस, वो अल्टीमेटली जाकर के ईरान को ही नुकसान पहुंचाने वाली है। क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट 31 आर्मियां तैयार हो गई हैं, उनके आपस में तालमेल नहीं होगा। उनको कंट्रोल कौन करेगा? जब ये युद्ध समाप्त होगा, ईरान की सबसे बड़ी समस्या इन IRGC के 31 जो आइलैंड्स हैं, इनको कंट्रोल करने की होगी। तो मेरा ये मानना है कि ईरान को समझने की आवश्यकता है, लेकिन समझने वाला कोई है नहीं। पेजेश्कियन एक बहुत समझदार और मुझे को लगता है थोड़े बैलेंस्ड हैं, लेकिन वो भी आज जो उनके जो बयानात आ रहे हैं वो शायद IRGC के दबाव में आ रहे हैं। उन्होंने एक कुछ अपॉइंटमेंट्स किए थे जिनको कि IRGC ने होने नहीं दिया। तो अभी की परिस्थिति मेरे को ये लग रहा है कि पूरी तरह से ईरान की निर्णय लेने की जो क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ IRGC के कंट्रोल में है, और जब तक वो रहेगा तब तक कोई बैलेंस्ड या सेन डिसीजन वहां से आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब अगर जो मैं बता रहा था, अगर इसको कॉन्टेस्टेड हो गया तो ये बहुत ज्यादा पूरी दुनिया का नुकसान होगा। और क्योंकि इनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, तो अगर इनके ऊपर एक हमला होगा तो ये तमाम गल्फ कंट्रीज में जो उनके रिफाइनरीज हैं या उनके ऑयल रिजर्व्स हैं, वहां पर हमले करने शुरू कर देंगे। इस चीज का, इस चेन रिएक्शन का मुझे कोई अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी कुछ ना कुछ, अभी मार्क रूटे जब बात करेंगे वहां जाकर के, तो शायद कोई टोन डाउन हो और कोई डिप्लोमेटिक चैनल खुले। एक बार फिर मैं दोहराऊंगा दीपक, प्लीज अलाउ मी 30 मोर सेकेंड्स, कि भारत पूरे संघर्ष के दौरान एकमात्र देश ऐसा है जिसने अपने संवाद के चैनल्स ईरान, इजराइल, रशिया, चाइना
यूरोप और अमेरिका सबके साथ खुले रखे, मलेशिया से बात हो रही है, गल्फ कंट्रीज से बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक संभावित बैकडोर डिप्लोमेसी का चैनल शायद नई दिल्ली से होकर के निकले। और मुझे काफी उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत जल्द, क्योंकि अमेरिका की परेशानी ये है कि 60 दिन के बाद वो इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि कांग्रेस का इसका अप्रूवल ना आए, और ट्रंप को वहां थोड़ी सी घबराहट है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि अगले 2-3 हफ्ते में मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी संभावना इस बात की बन सकती है कि कुछ टोन डाउन हो और नेगोशिएशन शुरू हो जाए। और आपको पता है प्रेरणा, मैं इनफैक्ट जनरल साहब को और ब्रिगेडियर साहब को भी बताना चाहूंगा कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा आजकल अमेरिका में इंटरनेट पे सर्च क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि ट्रंप और कितने दिन प्रेसिडेंट रहेंगे। और पूरी दुनिया में भी ये सर्च हो रहा है कि लोग जानना चाहते हैं कि ट्रंप और कितने दिन रहेंगे, ये और क्या क्या करेंगे, ये और क्या क्या दुख देने वाले हैं। तो ट्रंप और क्या क्या दुख देने वाले हैं सर? ब्रिगेडियर साहब, आप भी इंतजार कर रहे हैं ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने का? कुछ 1800 कुछ दिन बाकी है उनके। मैंने आपको बताया कि ट्रंप जो है पूरी दुनिया को दुख देने वाले हैं, पूरी दुनिया के लिए एक काल बने हुए हैं इस वक्त। और उसको इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इतनी पावर है कि उनको इस वक्त कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कल क्या होगा देखेंगे, जब अगर इफ इट इज द बिगिनिंग ऑफ एंड टू अमेरिका, वो अगर ये है भी है तो जब एंड होएगा तब देखेंगे। आज की डेट में वो हमारे लिए एक नाग वाले कुंडली मार के बैठे हैं जो 100% डसेंगे। 100% बोल रहा हूं मैं, इसमें कोई भी गुंजाइश की जगह नहीं है। इसलिए उनको उनकी जो वल्नरेबिलिटी इस वक्त सामने आ रही है, जैसे आपने बोला अमेरिका में क्या चल रहा है, मैंने भी बताया पेंटागन में क्या चल रहा है, हमने देखा रिपब्लिकन में क्या चल रहा है, डेमोक्रेट्स में क्या चल रहा है, और वहां के यहूदी कैसे उनको कंट्रोल कर रहे हैं। इस सब का इसको एक किस्म का मोहरा बना के, तो एक जो उनकी इलेक्शन है नवंबर की, मोहरा बना के और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अपना ब्रह्मास्त्र बना के ईरान को चाहिए कि अपनी शर्तें मनवा के टेबल पे आके अपने लिए जो भी चाहिए वो ले ले। और ये जो शर्तें हैं कि भाई 30 दिन के अंदर अमेरिका अपने बेसिस खत्म करे, उसको भूल जाए। अब्राहम अकॉर्ड की बात करे, सैंक्शन हटाने की बात करे और इंटीग्रेशन इनटू वर्ल्ड ट्रेड की बात करे, दैट विल बी मच बेटर फॉर इरानियंस आल्सो एंड फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे। मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है प्रेरणा, हमारे शो का टाइम खत्म हो गया है। अब हम युद्ध भूमि 1 घंटे करते हैं 2 से 3 तक, और 4 से 5 आप मेरे साथ देख सकते हैं वोट वॉर, क्योंकि आपको पता है 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उस पर भी नजर हमको रखनी है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, इस पर भी नजर रखते हैं और देश की राजनीति पर भी। फिलहाल एक ब्रेक।